गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग मूव करेंगे अपने न्यू चैप्टर की तरफ। टिल नाउ वी हैव फिनिश्ड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन पार्ट। पिछले सेशन में हमने डिफरेंशिएशन के टफ नेचर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी डील किया था, जिसका मैंने 2 सेशन बनाया था। एंड प्रायर टू दैट वी हैव ऑलरेडी डन विद द बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड दोज क्वेश्चंस व्हिच यूजुअली कम्स इन योर पेपर, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कह सकते हैं डिफरेंशिएशन के। उससे पहले हमने लिमिट्स के ऊपर में क्वेश्चंस किए थे, खासकर एल हॉस्पिटल रूल से किस तरह से क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस सम मोर क्वेश्चंस which are not to be done by एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली, लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी, कंटिन्यूटी के कंसेप्ट्स, इन सब पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे आज अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की तरफ। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा। कैलकुलस के अंदर में हमने स्टार्ट किया था, तो ये अपना लेक्चर नंबर 11 होगा, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि तुम्हारे पेपर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, इसको स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर में 4 मेजर एरियाज होते हैं जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अब ये जो 4 मेजर एरियाज हैं, ये कौन कौन से हैं, इसके बारे में एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो 4 मेजर एरियाज हैं, सबसे पहला इसमें आता है रिलेटेड रेट प्रॉब्लम्स। दूसरे नंबर पे होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तीसरे नंबर पे होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और चौथे नंबर पे होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो तुम्हारे पेपर में इन चारों एरियाज को लेके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन बनते हैं। तुम ये सोच लो कि 2 क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल के, 2 से 3 इंक्रीजिंग डिक्रीजन के, 2 से 3 मिनिमम मैक्सिमम के, और रिलेटेड रेट प्रॉब्लम्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो अगर आया तो एक क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं भी आ सकता है। तो इन टोटल जो वेटेज बनता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, इट इज समवेयर अराउंड 6 to 8 क्वेश्चन। कई बार ये 9 to 10 की तरफ भी मूव कर जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर, डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न ऑफ द पेपर। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग यही वाला टॉपिक ले लेते हैं, रिलेटेड रेट प्रॉब्लम्स, और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन केस अगर वो एक क्वेश्चन भी आता है तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो भी बातें होंगी वो रिलेटेड रेट प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें होंगी। तो सबसे पहले आते हैं, हेडिंग मैंने डाल दिया रिलेटेड रेट प्रॉब्लम्स। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे तुम्हारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, 2D फिगर्स, 3D फिगर्स, तो उनका एरिया या वॉल्यूम, अगर मैं 2D फिगर की बात कर रहा हूं तो एरिया, और अगर 3D फिगर की बात कर रहा हूं तो वॉल्यूम एज वेल एज सरफेस एरिया, इनका रेट ऑफ चेंज हमें मेजर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं dA/dt लिखता हूं, या dV/dt लिखता हूं, या ds/dt लिखता हूं, या dv/ds लिखता हूं, या dv/dr लिखता हूं, या ds/dr लिखता हूं, तो इन सब का टेक्निकली मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक मतलब होता है, जिसको अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं तो ये सिर्फ dA/dt नहीं रीड करते, इसको रीड करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dV/dt का मतलब उसी तरीके से हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ds/dt का मतलब हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और उसी के बाद ये dv/dr, ds/dr एंड dv/ds, ये सब अगर ध्यान से देखें तो dv/dr हो गया तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ds/dr हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। और इन दोनों को डिवाइड करके, जैसा हम पैरामेट्रिक फॉर्म में करते थे कि अगर मुझे dv/ds चाहिए तो मैं dv/dr और ds/dr की वैल्यूज को डिवाइड कर दूंगा, तो वहां से मुझे मिलेगा dv/ds, जो कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। सेम उसी तरीके से dv/dt और ds/dt को डिवाइड करूंगा तब भी मुझे मिल सकता है ये dv/ds। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया था dv/dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और ds/dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो जो मुझे मिलेगा
dt dt कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल बी गेटिंग डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ या रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। तो इसको और डिटेल में समझने के लिए लेट्स टेक दोस फिगर जो कि तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है स्फीयर। अब जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr² और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। तो इन अ गिवन क्वेश्चन ही कैन आस्क यू थ्री थिंग्स, या तो वो तुमसे ds/dt मांगेगा, या फिर dv/dt मांगेगा, या फिर dv/ds मांगेगा, या तो वो तुमको ds/dr मांगेगा, या dv/dr मांगेगा, या फिर dv/ds मांगेगा। तो दोनों ही चीजों में एक चीज ध्यान रखना कि अगर तुम ds/dr कर रहे हो, सिंपली ds/dr निकाल रहे हो, तो 4πr² के अंदर में r तो है, तो उसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन लिखेंगे 8πr। और अगर तुम dv/dr निकाल रहे हो, वॉल्यूम के फॉर्मूला में सिर्फ r ही है, तो dv/dr का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4πr²। तो इस केस में अगर तुमको dv/ds चाहिए तो dv/ds का यहाँ पे मतलब हो जाएगा dv/dr अपॉन ds/dr, जो कि काट कूट के तुम्हारे आंसर को बना देगा r/2। लेकिन यही अगर तुम डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, जैसे ds/dt निकालना है, तो ds/dt का मतलब हो जाता है ds/dr इंटू dr/dt। अब ds/dr कैसे निकालेंगे, ये तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं साइड में, तो ये बन जाएगा 8πr dr/dt। सेम उसी तरीके से वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास टाइम तो है नहीं, तो dv/dr इंटू dr/dt। अब dv/dr हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, दैट इज 4πr² इंटू dr/dt। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, जैसे मैंने dv/dt निकाल लिया, ds/dt निकाल लिया, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, दैट मीन्स dv/dt अपॉन ds/dt कर देता हूँ, तो अगेन मेरा आंसर आ जाएगा r/2। मतलब dv/ds की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी कभी भी, दैट विल रिमेन एज इट इज, चाहे तुम उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो या रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, आंसर विल रिमेन इंटैक्ट, दैट इज r/2। अब इसको रीड कैसे कर रहे हैं, जैसे किसी क्वेश्चन में तुमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दे रहा है, मतलब dv/dt दे रहा है, तब उस केस में वो तुमको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूछेगा और बदले में रेडियस की वैल्यू दे देगा। सेम उसी तरीके से अगर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया तुमसे पूछेगा, जैसे कि ये वैल्यू अगर तुमको पूछेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस तुमको दे देगा और रेडियस की वैल्यू एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट दे देगा। तो इससे तुम आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ये तो मैंने सारी बातें जो कि वो स्पेयर से रिलेटेड थी। अब इसी तरीके से एक और फिगर जो तुम्हारे पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है वो है सर्कल। अब सर्कल के अंदर में एरिया होता है सर्कल का πr²। तो अगर मुझे किसी क्वेश्चन में dA/dt निकालना पड़ जाए, तो इसका मतलब हो गया dA/dr इंटू dr/dt। अब dA/dr मतलब πr² का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dr, तो ये बन जाएगा 2πr इंटू dr/dt। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में तुम्हें ये लिखा हुआ मिल जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब यहाँ पे हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो अगर dA/dt है और रेडियस की वैल्यू तुमको कुछ भी एक दी हुई है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दैट इज dr/dt तुम आराम से निकाल सकते हो। अब उसी तरीके से एक और फिगर है जिससे क्वेश्चन कई बार आ जाता है, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a²। अब अगर मान लो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूछे, तो इसका मतलब हो जाएगा dA/dA इंटू dA/dt। यहाँ पे कैपिटल ए जो है वो एरिया को मीन कर रहा है और स्मॉल ए जो है वो साइड को मीन कर रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा √3/2a इंटू dA/dt इज नथिंग बट dA/dt। तो अगेन आई विल से रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ सकता है, मतलब बदले में रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड दे देगा और एक साइड की वैल्यू एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट दे देगा, तो वहां से तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरह के वैरायटी से क्वेश्चंस निकल निकल के आते हैं। अब ये मैंने कुछ फिगर्स बोले हैं, अगर मैं फिगर चेंज भी कर दूं तो तुम्हारा जो कंसेप्ट है अगर वो पक्का है तो तुम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। और इसी का एप्लीकेशन थोड़ा फिजिक्स के साथ में भी हो जाता है। अब फिजिक्स में तीन डिफरेंट टर्म्स होते हैं, एक हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, एक हो गया वेलोसिटी और एक हो गया मेरा एक्सीलरेशन। तो ये तीनों रिलेट हो जाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है, तो वहां से अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है ds/dt, v इज इक्वल्स टू ds/dt। और अगर यहाँ से मुझे एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
या फिर मैं इसको एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। तो कुछ एप्लीकेशन तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे जहां पे फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट। तो ये तो मैंने रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट बता दिया। अब हम लोग इसमें थोड़े से एग्जांपल्स करके देखेंगे सो दैट इट विल बिकम मोर क्लियर टू अस। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। पहला क्वेश्चन है कि सपोज कर लो कि तुम्हारा रेडियस जो है एक सर्कल का दैट इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है डी आर बाई डी टी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ दिस सर्कल। तो सीधा सा बात है, पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लो, सर्कल के लिए वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो तुम्हें फाइंड करना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ दिस सर्कल, दैट मींस डी ए बाई डी टी फाइंड करना है एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। किस समय का डी ए बाई डी टी तुमको चाहिए? जब रेडियस तुम्हारा 20 सेंटीमीटर का है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही सारी बातें की थी। तो जब तुम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो एरिया का फॉर्मूले के अंदर में कहीं पे भी टी नहीं है, तो डी ए बाई डी टी जब निकलेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो एरिया का जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, अगर मैं उसको विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो अब तक तो डिफ्रेंशिएशन तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 2 पाई आर विल बी द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, और यहाँ पे डी आर बाई डी टी जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। तो आर की वैल्यू है 20, डी आर बाई डी टी तुम्हें दिया हुआ है 2, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 80 पाई आ जाएगा। और जहां तक बात ये रही यूनिट की, यहाँ तो चलो आंसर्स होंगे ऑप्शन में, बट अगर यूनिट की बात करें तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट इस क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड है। तो तुमको बस ये देखना है कि किस ऑप्शन में ये आंसर अवेलेबल है। दैट मींस आवर आंसर बिकम्स 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब इसी फॉर्मेट में एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में उसने बात की हुई है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लेते हैं छोटा साइड, उसका जो साइड है वो छोटा ए से डिनोट कर रहे हैं। तो साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब डी ए बाई डी टी तुमको दे दिया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और बदले में पूछ रहा है फाइंड द रेट एट विच द एरिया इंक्रीजेस। मतलब डी ए बाई डी टी कैपिटल ए, ये तुमको वो पूछ रहा है when the side is 10 सेंटीमीटर। मतलब स्मॉल ए के एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट साइड की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जब सॉल्यूशन, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पता होना चाहिए जो कि होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो अगर मुझे डी ए बाई डी टी निकालना है तो पहला मेरा डिफरेंशिएशन ए के रेस्पेक्ट में होगा, दैट इज योर स्मॉल ए, दैट इज द साइड, और फिर डी ए बाई डी टी। तो √3/4 ए स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इट विल गिव यू √3/2 ए इंटू डी ए बाई डी टी। अब यहाँ पे क्या आ गया, √3/2, ए के जगह में 10 और डी ए बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया 10√3। और जहां तक बात है यूनिट की तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर आ गया यहाँ पे। अब इसी लेवल पे थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तुम्हें फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात की थी कि अगर तुमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया फॉर अ स्फीयर, तो तुम्हारे पास में जो कैलकुलेशन के लिए बचा वो डीवी बाई डी एस, और रेडियस तब का बता रहा है जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो डीवी बाई डी आर अगर निकाल रहे हैं तो ये तो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, अभी मैंने बताया था, और डी एस बाई डी आर अगर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 8 पाई आर। तो अगर मुझे डीवी बाई डी एस निकालना है दैट मीन्स आई हैव टू कैलकुलेट डीवी बाई डी आर अपॉन डी एस बाई डी आर। तो ये आंसर आ जाता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 8 पाई आर, काट के ये आंसर आ गया r/2। अब ये r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। आई होप यू आर गेटिंग। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा सा अलग होगा, फिजिक्स की तरफ ले जाता हूं तुम लोग को। चौथा क्वेश्चन, इसमें वो ये कह रहा है कि बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब ये जो इक्वेशन तुम्हें दी हुई है ये तुम्हारा हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस 3t। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ टाइम एंड एक्सीलरेशन। ये दोनों चीजें निकालनी है, टाइम भी मिसिंग है, एक्सीलरेशन भी मिसिंग है। तो इनको निकलवाने के लिए उसने कंडीशन दिया है व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0।
मतलब तुमको फाइंड करना है टाइम एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू अंडर द कंडीशन व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। तो सीधी सी बात है, थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम लोग को बताया है कि वेलोसिटी जो होता है वो ds/dt होता है, तो तुमको इसको जीरो करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 3t² माइनस 8t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां से इसकी स्प्लिटिंग कर लो तो 3t² माइनस 9t प्लस टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से तुम लोग को साफ दिख रहा होगा कि t की दो वैल्यूज आने वाली हैं। एक तुम्हारा पॉजिटिव में 3 आएगा जब हम लोग t माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे, और एक वैल्यू तुम्हारा नेगेटिव में आएगा दैट इज -1/3। तो टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इस आंसर को तो कट ही कर दो और तुम्हारा एक आंसर आ गया टाइम के लिए 3। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट तुमको मिल गया। अब एक्सीलरेशन तुम्हें निकालना है। एक्सीलरेशन होता है dv/dt। तो जो भी तुमने यहाँ डिफरेंशिएट करके रखा है वो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये बन जाएगा 60 माइनस 8। अब t की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो आंसर क्या हो गया 6 इंटू 3 माइनस 8 दैट इज 10। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई 10 और टाइम जो तुमने पहले निकाला था दैट वाज 3 सेकेंड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल सॉफ्ट बबल इज यूनिफॉर्म। अब देखो स्पेरिकल सॉफ्ट बबल बोल दिया तो इसका मतलब है कि ही इज टॉकिंग अबाउट अ स्पेयर, और वो तुमको बोल रहा है कि dv/dt जो इसका है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। तो जो भी तुम्हारा यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला तुमको दिख रहा है 4/3 पाई आर क्यूब, तुमको सिंपली उसमें क्या करना है, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। और जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले लिखेंगे 4πr² dr/dt एंड दैट इज गिवन टू यू एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ से dr/dt की वैल्यू निकल के आई k/4πr²। इसको संभाल के रखो। अब तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया जो है दैट विल वेरीज एज, पहले ऑप्शन में है डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ रेडियस, दूसरे ऑप्शन में है डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस, तीसरे ऑप्शन में है इनवर्सली एज रेडियस, और चौथे ऑप्शन में है डायरेक्टली एज क्यूब ऑफ रेडियस। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर किसी स्पेरिकल सोप बबल का रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया का रेडियस के साथ क्या रिलेशन। तो हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे ds/dt से, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया पूछ रहा है जिसका फॉर्मूला होता है 4πr²। तो ये बन जाएगा 8πr dr/dt। अब 8πr तो ठीक है, dr/dt की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली हुई है, तो लेट्स पुट इट हियर k/4πr²। तो यहाँ से तुम्हारा काट कुट के जो आंसर आएगा वो आ रहा है तुम्हारा 2k/r, और 2k/r सीधा बता रहा है कि तुम्हारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया है दैट इज वेरिंग इनवर्सली एज रेडियस। इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन होगा वो। इसमें कह रहा है कि दो स्क्वायर हैं, टू स्क्वायर्स ऑफ साइड्स x एंड y। लेकिन मैंने यहाँ पे एक छोटा स्क्वायर बनाया, एक बड़ा स्क्वायर बनाया, तो इसके पीछे रीजन ये है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसने तुमको ये बताया है कि जिस स्क्वायर का साइड y है वो बड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है कि y इज इक्वल्स टू x प्लस x²। और क्वेश्चन चाह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। मतलब तुम्हें यहाँ पे निकालना क्या है, तो तुमको निकालना है dA2/dA1। अब अगर मैं यहाँ फिगर की बात करूँ तो एरिया 1 हो गया तुम्हारा x² और एरिया 2 हो गया तुम्हारा y²। और y की वैल्यू अगर देखूं तो वो दिया हुआ है x प्लस x², तो उसका होल स्क्वायर कर लो, इससे तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन x के टर्म्स में आ जाएगा। तो ये हो गया x² प्लस x4 प्लस 2x³। इसको संभाल के रख लो। अब तुमको क्या करना है, अगर dA2/dA1 निकालना है तो सबसे पहले निकालो dA1/dx और फिर निकालो dA2/dx। तो dA1/dx की वैल्यू हो गई 2x और dA2/dx की वैल्यू हो गई 2x प्लस 4x³ प्लस 6x²। इसको संभाल के रख लो। अब हम लोग को क्या करना है, अगर dA2/dA1 निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब हो गया कि dA2/dx को डिवाइड करना पड़ेगा dA1/dx। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो न्यूमरेटर में आने वाला है 2x प्लस 4x³ प्लस 6x² और डिनोमिनेटर में है सिर्फ 2x। तो कॉमन ले लो यहाँ से, न्यूमरेटर से अगर कॉमन लेते हैं 2x को तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2x² प्लस 3x और नीचे वाला 2x उससे कैंसिल हो जाएगा,
और तुम्हारा आंसर आ गया 1 + 2x² + 3x। आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हैं दैट इज ऑल रिलेटेड टू रिलेटेड रेट प्रॉब्लम्स। और अगर तुम इन क्वेश्चंस को समझ सकते हो तो पेपर में जो भी क्वेश्चन तुम्हारा आएगा दैट यू कैन डेफिनेटली डू इन द पेपर। तो ये हमारा रिलेटेड रेट प्रॉब्लम था जिसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट यस ये 6-7 क्वेश्चन जो भी हमने किए हैं प्लस थ्योरी, अगर ये तुम्हें समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस पार्टिकुलर सेगमेंट इन योर पेपर। अब नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा उसमें हम लोग इसका सेकंड टॉपिक जो है चैप्टर का टेंजेंट एंड नॉर्मल्स उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।